कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। और बहुत कुछ बदल चुका है पिछले देखिए 2-4 दिनों में, और उसमें एक और चीज, एक नया शब्द आ गया है इस राजनीति में। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन कांग्रेस लेके आई है, और वो शब्द है शतरंज। और शतरंज की अभी चाल बाकी है, ये कहना है कांग्रेस का। और दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी शतरंज खेलते हुए एक वीडियो बनाते हैं, उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। और पहली दफ़ा ये पता चलता है कि राहुल गांधी जब 7 साल की उम्र के थे तब से वो चेस के खिलाड़ी हैं। और अब तो चेस के खिलाड़ी जो हैं वो सियासी बिसात बिछाकर तैयार बैठा हुआ है। और कैसे उसने पटखनी दी है, अमेठी अमेठी कहते कहते लोग जो हैं रायबरेली पहुंच गए, और पीछा करते करते ये सब कुछ आपने देखा। अब जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इस चेस की बिसात पे कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तो छोटा सा सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी बहुत सारी चालें जो हैं वो बाकी हैं। एक पत्रकार होने के नाते आपसे जरा समझना चाहता हूं कि ये कौन सी चाल हो सकती है। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। आज उन्होंने कहीं कहा है कि चुनाव मैं लड़ूंगी, किसने कहा कि नहीं लड़ूंगी। तो ये सारी चीज़ें जरा क्लब करके, और अगर कुछ निकलता हो तो निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ नया आपके पास रहता है, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ निकलने जा रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। वो जहां से भी लड़ेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा इलाका बाकी है जहां से प्रियंका गांधी तूफान मचा सकती हैं। आपको एक कल्पना ये भी कर लेनी चाहिए कि क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं क्या। हालांकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय जी, वो लड़ने वाले हैं, वो घोषणा काफी पहले कर दी है। प्रियंका अगर लड़ेंगी तो आप सोचिए कि क्या बनारस में क्या होने वाला है। अभी बहुत सारा खेल बाकी है राजीव जी। ये अभी तो 7 चरण है और तीसरा भी नहीं पूरा हुआ है। और आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हाँफ रही है। एक चीज केवल देखने की है कि पार्टी एक बिल्कुल असहाय स्थिति में पड़ी हुई है, जैसे किसी कत्ल खाने में पार्टी पड़ी हुई है और उनको पता नहीं है पार्टी को कि वो क्या करे। एक असहायता की जो स्थिति पूरी पार्टी, इतनी बड़ी 18-20 करोड़ लोगों की जो पार्टी है, उसको पहुंचा दिया है कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तीसरे चरण में यह तय हो जाएगा राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से ऊपर सीटें मिल रही है कि 200 से नीचे सीटें मिल रही है। मैं इसमें ईवीएम को नहीं गिन रहा हूं, मैं केवल प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट को गिन रहा हूं। वो जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, वो आज ये जो आप दिखा रहे हैं, प्रियंका बोल रही हैं, ये गुजरात का उनका दृश्य है। और गुजरात में उस इलाके में बोल रही हैं जहां राजपूतों का इलाका है, और जहां वो बता रही हैं कि उनकी मांग क्या थी मतदाताओं की कि एक आदमी जिसने राजपूतों का अपमान किया उसको हटाएं, और उसको प्रधानमंत्री ने नहीं माना जी। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग थी तो उन्होंने उनके बेटे को खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी इस समय जिस चीज पर ले जा रहे हैं, जिस मुकाम पर बीजेपी को ले जा रहे हैं, आप केवल एक चीज देखिए कि ये जो कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल सामने आया, आज रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में लिया है, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं।
इसका जो असर है कर्नाटक की जो बाकी सीटें हैं, 14 सीटें, उस पर क्या पड़ने वाला है तीसरे चरण में, आप कल्पना कीजिए सिर्फ। जी। और चौथे चरण में आंध्र की 25 सीटों पर और तेलंगाना की 17 सीटों पर क्या पड़ने वाला है। तेलंगाना में जो होता है उसका असर कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में जो होता है उसका असर तेलंगाना में होता है। 20 दिन से दबा कर रखा था ये जो रेवन्ना, ये प्रज्वल का मामला है। और अगर ये 20 दिन पहले सामने आ गया होता तो जो कर्नाटक की पहले की जो 14 सीटें जहां पर चुनाव हुआ उस पर क्या असर होता, ये हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये आपने देखा बंगाल में गवर्नर साहब का एक मामला सामने आया है जी। कितना गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में संदेश खाली को लेकर पूरे देश में एक तरह का माहौल बना रखा था। आप सोचिए कि क्या परिणाम होंगे बंगाल में। 7 चरणों में है वहां चुनाव, तीसरे चरण से 7वें चरण तक। अब आप ममता को सुन लीजिए, ममता जिस तरह से आक्रामक हो गई हैं। तो ये जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा पर उतर आए हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो दुनिया भर में गूंज रही है। वो दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं उसको और देश के बारे में एक राय बना रहे हैं कि ये देश क्या इस तरह का है क्या। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं और देश एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। ये चुनाव तीसरे चरण के बाद, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि इसका फैसला तीसरे चरण में हो जाएगा, क्योंकि जैसा प्रशांत जी ने भी कहा कि 190 सीटें पहले 2 चरणों की और 94 सीटें तीसरे चरणों की। अब आप बताइए कि इसके बाद बीजेपी के पास क्या बचता है। और वो जो बाकी चरण बच रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वो तमाम राज्य लगभग समाप्त हो जाएंगे जहां से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि अगर बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, केवल ये 4 राज्य हैं जहां 7 चरणों में होने हैं। बाकी सारे राज्य लगभग निपट जाएंगे और जो राज्य बचे हैं वो चौथे चरण के राज्यों में जो भी राज्य हैं वहां बीजेपी को कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चुनाव अपने मतलब तीसरे चरण के बाद अपना महत्व कम होता जाएगा। आपने अगर देखा हो, गौर किया हो, स्टॉक मार्केट को, आज के स्टॉक मार्केट को जो खबरें आई हैं, गिर गया स्टॉक मार्केट। कल की खबर थी 700 पॉइंट के करीब नीचे गिरा था जी। आज की खबर मैंने देखी नहीं कितना क्या डेवलपमेंट है, आप शायद देख के बता सकते हैं। आज बंद होगा। हाँ, आज बंद था, सैटरडे बंद था। तो सोमवार को जब खुलेगा स्टॉक मार्केट तब आप देखिएगा उसमें जो कारण बताया जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम जो घटे हैं उसके कारण हुआ है, कुछ इस तरह के रीजन बताए जा रहे हैं। ये जो भी है घर साहब, एक पॉइंट और भी है उसमें कि अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने जांच का आदेश दे दिया है। वो तो है ही। सेबी ने जो आदेश दिया है, जांच का आदेश दिया, वो तो अपनी जगह ही है। पर जो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है शेयर मार्केट पर, वो कई चीजों का है और वो जो चुनाव की खबरें हैं उसका है जी। शेयर मार्केट के गिरने से जो बड़ा फर्क पड़ेगा राजीव जी, जो विदेशी पूंजी निवेश है वो पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा और सब विड्रॉ हो जाएगा अपने यहाँ से। और लाखों इन्वेस्टर्स जो हैं
शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा असर होगा राजीव जी, वो ये होगा कि तीसरे चरण में गुजरात का जो चुनाव है 7 तारीख को, वो बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। इन्होंने अभी तक शेयर मार्केट को रोक के रखा था कि शेयर मार्केट गिर नहीं पाए, पर शेयर मार्केट अब रुक नहीं पाया। अगर ये रुक नहीं पाया है तो इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त इसमें सेलिंग चल रही है या सेलिंग होने वाली है और इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। तो ये तमाम इंडिकेशंस ये बताते हैं कि जो हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था किधर जा रही है और राजनीति किधर जा रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी ने पहले जो एक तैयार किया था माहौल, वो ये था कि वो अर्थव्यवस्था को राजनीति का आधार बनाकर सत्ता में रहना चाहते थे जी। जो कह रहे थे ना कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और ये और तमाम। आपने अगर गौर किया हो तो टेस्ला के जो चीफ थे एलोन मस्क, उन्होंने भारत यात्रा कैंसिल कर दी। उन्होंने लास्ट मिनट पे कैंसिल की जिस दिन आना था, और बताया कोई जरूरी उनको काम है, और फिर वो 2 दिन बाद चीन पहुंच गए। ये बड़ा इंडिकेशन था कि कोई विदेशी इन्वेस्टर एलन मस्क की हैसियत का इस तरह की घटना नहीं करता है। हम लोगों ने इस बारे में बहस अभी शुरू भी नहीं की है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस तरफ जाने वाली है और हमसे कितना छुपाया जा रहा है। अब पॉलिटिक्स नहीं बचा राजीव जी मामला, अब इकोनॉमिक्स हो गया है। और आपने देखा कि सीतारमन जी ने क्या कहा था कि उनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। अगर आप गौर करें तो आप बस प्रतीक्षा कीजिए कि इन चुनाव के संपन्न होते से ही कितने मंत्री अपने पदों से इस्तीफे देते हैं और उनमें नेतृत्व कौन करता है। तो हम लोग एक बड़े अगर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा रहे हैं और वो राजनीतिक अस्थिरता देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है, और उसके लिए जो एकमात्र जिम्मेदार होंगे व्यक्ति वो प्रधानमंत्री और उनकी जो कोटरी है वो जिम्मेदार होगी। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, पूरा देश इस समय उनके साथ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं उनकी सभाओं में किस तरह से प्रधानमंत्री जिस स्तर पर आकर आक्रमण कर रहे हैं राहुल गांधी पर, मुस्लिम फैक्टर को जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरह से ला रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ कभी मोदी जी ने भी नहीं किया, कभी पिछले इलेक्शन में भी नहीं किया उन्होंने। वो इस पर आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत गंभीर है। ये बीजेपी के हाथ से चुनाव हाथ से निकल चुका है। अब वो उसको कहाँ रोकना चाहते हैं, ये जैसे बांध टूट जाता है और फिर रेत की बोरियों से उसको पानी को शहर में घुसने से रोका जाता है, ये उस तरह की कोशिश चल रही है सुनामी को रोकने की। तो वो संभव नहीं है। अब जो हमको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगी। कल जो 7 तारीख का जो वोटिंग है, मैंने कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 तारीख का मतदान केवल ये तय करेगा कि बीजेपी को 200 प्लस मिल रहा है कि -200 मिल रहा है। बाकी मैं अभी भी इस बात पर हूं कि बीजेपी को बहुमत मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक अलग तरह की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं। अभी भी वो चाहें अपनी भाषा के जरिए, अपने अप्रोच के जरिए चीज़ों को, मतदाताओं को थोड़ा सा, जैसा इन्होंने कहा राहुल लाल ने, वो संभाल सकते हैं, पर वो शायद संभालने की स्थिति में नहीं बचे। अकेले हो गए हैं मोदी राजीव जी। हमारे प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरह अकेले हैं, आप देख रहे हैं। तो ये
जरा ये समझना चाहता हूँ गर्ग साहब, जरा समझना चाहता हूँ राजनीतिक अस्थिरता की जो आप बात कर रहे हैं, ये कैसे, मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कीजिए कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता, अगर सपोज सरकार मोदी जी या बीजेपी जो है वो हार जाती है, 200 सीटें नहीं 150 सीटों तक में, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें मैक्सिमम आएंगी तो 150 सीटें, तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो फिर अस्थिरता कैसे? अस्थिरता ये है राहुल जी की, राजीव जी, की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर ये अगर बने रहते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम अगर इनके कब्जे में है और राष्ट्रपति इनको कहते हैं सरकार बनाने के लिए और ये कहते हैं कि हाँ हम बनाएंगे, हमको उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश में कायम होती है और वो कितने लंबे समय तक चलती है, वो मामला है। ये मैं उसको इस तरह से देख रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री जिस कॉन्फ्रंटेशन के मोड में ले जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, वो उसमें सफल हो पाएंगे क्या, और उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस उनका किस हद तक साथ देगी या कौन लोग साथ देंगे, ये स्थिति है। क्योंकि हमारे पास दुनिया के उदाहरण हैं जिसमें जो लोग सत्ता में होते हैं वो पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं, आखिर तक नहीं करते हैं। हमारे पास अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए मैं उसमें मतलब उस बात को अभी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी उसको हम करेंगे चौथे पांचवें चरण के बाद बात करेंगे कि क्या स्थिति है, पर अभी उस चीज को नहीं कहना चाहिए। पर एक जो मैंने कहा ना, रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री चाहें तो अभी भी चीजों को थोड़ा सा संभाल सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो प्रधानमंत्री के हाथों में है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने में है। वो जितना ज्यादा आक्रमण करेंगे, जिस तरह का कर रहे हैं गांधी परिवार पर, व्यक्तिगत स्तर पर जो जिस तरह की भाषा का कर रहे हैं ना, आपने सुना ना प्रियंका गांधी को बोलते हुए शहजादा और तमाम चीजें वो बोल रहे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कनेक्ट इस तरह का इमोशनल हो गया है राजीव गांधी के साथ कि अब वो सुनने को तैयार नहीं है कि आप कुछ उन पर आक्रमण करेंगे और वो सुन लेंगे, क्योंकि वो आपने पार्लियामेंट से उनको निकाला, उनको घर से निकाला, उनको जेल तक भेजने की आपने पूरी कोशिश की, अदालतों में साथ नहीं दिया गया उनका, सुप्रीम कोर्ट से वो निकल कर आए। और सबसे बड़ा जो ये कोविशील्ड का जो मामला सामने आया है, अगर आपने देखा हो जी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया देश और दुनिया में, और उन्होंने कहा कि दुनिया के कितने मुल्कों को उन्होंने कितने करोड़ टीके भेजे। आप सोचिए कि उन देशों की प्रतिक्रिया हमको पता नहीं है अभी क्या हुई। वो तमाम छोटे छोटे और गरीब मुल्क हैं जहां उन्होंने टीके भेजे हैं। तो हमारे यहाँ लोगों में बड़ा एजिटेशन है इसको लेकर, कोविशील्ड को लेकर तमाम चीजें हैं कि वो अगर मैनिफेस्ट होता है तमाम चीजें, तो सारे फैक्टर्स इस समय सरकार के, आपने देखा ना कि राहुल गांधी ने जांच की मांग की थी उस समय, वैक्सीनेशन का विरोध नहीं किया था जी, तमाम चीजें। तो राहुल गांधी ने जो जो कहा वो सब सही साबित हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि यार ये इस आदमी ने उस समय जो कहा था सब सही साबित हो रहा है। तो इसलिए ये पूरा मामला जो है, ये अब आपने देखा कि ईवीएम से भी अलग हो गया है। मतलब आप देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त हो गई है कि ईवीएम की बात भी गौण हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है ईवीएम के मामले में, सिवाय इसके कि जो सेकंड कैंडिडेट है या जो भी है नियरेस्ट कैंडिडेट, वो चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए वो कर सकते हैं, पर बाकी कोई रिलीफ नहीं है। जी जी बिल्कुल।